बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, वैसे बात करें अगर पंजाब हुकूमत की, तो पंजाब हुकूमत की जानब से मुतअद्दिद जो है मनसूबों के इफ्तिताह किए जा चुके हैं। ख़ास तौर पर एक कैंसर केयर अस्पताल की बात कर लें, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है वो बनाया जा रहा है, इसका भी इफ्तिताह किया गया। इसके अलावा और किसानों के हवाले से बात करें या दीगर कुछ ऐसे मनसूबे हैं जिनका इफ्तिताह किया गया है, ये कितने कामयाब होंगे अभी वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त एक और जो है वो पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो मंजूरी दी गई है। VIP प्रोटोकॉल के लिए 41 करोड़ से ज़ायद के जो है वो जैमर्स वाली गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। इससे पहले भी जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरीज़ के लिए 61 करोड़ 24 लाख की जो है वो कुछ गाड़ियाँ खरीदी गई हैं या खरीदी जा चुकी हैं अब, या इसका अभी प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन क्या ये कितनी ज़रूरी गाड़ियाँ हैं? एक तरफ जो है वो मफादात आमा के मनसूबे, दूसरी जानब जो है वो ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल के लिए, क्या इस वक्त प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं या नहीं, या कितनी ये ज़रूरी हैं, इसके ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं। क्योंकि किफ़ायत शारी मुहिम की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत हमेशा दावा करती है कि हम अमल दरामद करते हैं। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। मेरे जो गेस्ट हैं उनको मैं तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब। राना साहब वेलकम प्रोग्राम में, आपको इनसे बात करेंगे। और अदरीस शेख साहब जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और नुमाइंदा लाहौर रंग, उनकी ये स्टोरी है, उनके साथ भी बात करेंगे। शेख साहब वेलकम प्रोग्राम में। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजियाकार डॉक्टर सईद लाई साहब, उनसे भी बात करेंगे और उनका भी जो वो राय लेंगे कि ये क्या पंजाब हुकूमत ने जो मंजूरी दी है, ख़ासतौर पर महकमा ख़जाना पंजाब के एतराज़ के बावजूद जो है वो ये जो है वो मंजूरी दी गई और ये कितनी ज़रूरी ये जो है वो गाड़ियों की ख़रीदारी थी। अदरीस शेख साहब बताइएगा कि स्टोरी क्या है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो प्रोटोकॉल है, जो पंजाब में VIPs हैं उनके साथ वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैमर्स की गाड़ियाँ चल रही होती हैं कि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। उसके लिए ये DG प्रोटोकॉल की जानिब से कहा गया था जैमर्स की गाड़ियाँ खरीद 41 करोड़ रुपये की खतीर लागत से ये गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और ये सारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, प्राडो हैं, लैंड क्रूज़र हैं, इसमें फॉर्चूनर गाड़ियाँ हैं, वो तमाम तर गाड़ियाँ हैं जो शायद अगर वो देखा जाए जो एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है पंजाब हुकूमत की, शायद उस पर भी इसका क्राइटेरिया बमुश्किल उतरे। तो ये तमाम तर लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। और इसके बावजूद ये कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता 2 साल का ही अगर हम आदाद शुमार देख लें, पंजाब के तमाम महकमों के ही देख लें, अगर हम CM ऑफिस को ही देख लें, तो ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। और अगर तमाम महकमों की बात करें तो बिला मुबालगा ये अरबों रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं पंजाब हुकूमत की। इस सिलसिले में नई गाड़ियों की खरीद पर हमेशा से पाबंदी होती है। ऑस्टेरिटी कमेटी एक बनाई जाती है जो कि नोटिफाई की जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की जाने से, जिसके तहत ये कहा जाता है कि गाड़ियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसके बाद सिर्फ एम्बुलेंस और जो स्कूल्स, कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बसें खरीदने की इजाज़त होती है। तो ये एक मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब हुकूमत के, उनकी जानिब से ये किया जाता है कि अगर एक डिपार्टमेंट जो है एक प्रोजेक्ट नया शुरू करता है उसमें नई गाड़ियाँ ले ली जाती हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी होती है, तो इसकी भी अप्रूवल कैबिनेट की जानिब से दी गई है। जैसे अगर हम बात करें जो गुज़िश्ता माह ये हुआ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं, इसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स हैं, जो SNGAD के अफसरान हैं, उनके लिए भी ये 76 गाड़ियाँ खरीदी गई थी 61 करोड़ 24 लाख रुपए की खरीद लागत से। इसके साथ साथ लगभग 1 अरब से ज़ायद का बजट हो चुका है दोनों के ऊपर अगर बात करें। जी, तो कमिश्नर्स ने नई गाड़ियाँ खरीदी, डिप्टी कमिश्नर्स ने नई गाड़ियां खरीदी, असिस्टेंट कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी गई। गुज़िश्ता माली साल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जो थे उनको और ACs के पास जो बिल्कुल नई गाड़ियां थी, ACs के लिए जो गाड़ियां खरीदी गई तो उनकी नवीन नकोर जो गाड़ियां थी वो कहा गया कि वो तहसीलदारों को दे दें। और उसमें भी एक बहुत बड़ा लकुना सामने आया कि पंजाब के मुख्तलिफ महकमों ने ये गाड़ियां तो खरीद ली, ताहाल ये रजिस्ट्रेशन से भी महरूम है। असिस्टेंट कमिश्नर्स जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ चलाते फिरते हैं पंजाब भर में, उनकी गाड़ियाँ ताहाल रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये अब ये नया ये, और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब जो कि IMF का प्रोग्राम है जिसके हवाले से जी बिल्कुल उसकी जानिब से एतराज़ लगाएगा, क्योंकि IMF के साथ जो वफाकी हुकूमत का जो ये मुआहदा किया गया है उसके तहत 630 अरब की खतीर रकम है जो कि पंजाब हुकूमत ने देनी है वफाक को इस मुआहदे के तहत। और इसकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था ये तमाम तर गाड़ियों के लिए फंड्स देने के हवाले से। उसके बावजूद ये मंजूरी दी गई 41 करोड़ रुपए की खतीर लागत से ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स की जैमर्स की गाड़ियाँ खरीदने के लिए। ठीक है, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। राना साहब, कितनी, यानी आप इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि कितनी ज़रूरी थी? और इसके अलावा पहले भी गाड़ियाँ जो ACs की जो गाड़ियाँ वो आगे मुंतकिल की गई, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मियां नवीद साहब आपका मशकूर हूँ, आपके लाहौर रंग के चेयरमैन साहब, आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरह शेख अदरीस साहब क्योंकि बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और इनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल मैं इंडोज़ करता हूँ। बिल्कुल अगर काम चल रहा है तो
उसके लिए मज़ीद अखराजात नहीं होने चाहिए, और अगर काम नहीं चल रहा तो फिर एक सवालिया निशान होता है। जस्ट लाइक एम्बुलेंस अच्छी सर्विस है, जो मैं समझता हूँ कि 2002 की गवर्नमेंट में शुरू हुई, उसकी कंटिन्यूटी है 22 साल तक, आज तक उसकी कंटिन्यूटी है। पहले ये 11 11 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, फिर तहसील लेवल पर आ गया, और मैं समझता हूँ कि इस पर शबाशी साहब ने बड़ी 10 साल काम किया। अब मरीम नवाशी साहबा ने एम्बुलेंस से करते करते हम एयर एम्बुलेंस तक आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डे बाई डे हर डिपार्टमेंट में अपग्रेडेशन होनी चाहिए, और आज के जदीद वक्त के मुताबिक उसमें टेक्नोलॉजी हो, या मैं समझता हूँ कि वहाँ के ऑफिसर्स हों, उनके जो रिफ्रेश कोर्सेज भी होने चाहिए। और जो शेख साहब ने बात की कि आज का जो जदीद दौर है, मैं समझता हूँ कि जब हम लाहौर में सेफ सिटी प्रोग्राम लगा रहे थे, तो मैं समझता हूँ 2010-11 के करीब जब ये प्रपोज़ल बनी, तो शबाशी साहब चीफ मिनिस्टर थे और राना सनाउल्लाह खान साहब मिनिस्टर ला थे, और हम वो उसको कुर्बान लैंड में विज़िट किया करने के लिए जाते थे। तो उस वक्त मनसूबा में समझ नहीं आ रहा था कि शायद ये हमारे ऊपर बोझ ना बन जाए, लेकिन सेफ सिटी के जो 12,000 के करीब कैमरे थे, मैं समझता हूँ कि आज लाहौर और उसके बाद आज की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब ने उसकी कंटिन्यूटी की है कि अब हम शेखपुरा, फैसलाबाद डिवीज़न हेडक्वार्टर बड़े ज़िलों में चले गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो आज का टेररिस्ट है, वो चाहे शुमाली वज़ीरिस्तान हो, चाहे लाहौर हो, आपके इल्म में है कि जब लाहौर असम्बली हाल के सामने DIG नवीद साहब अल्लाह ताला उनकी मफ़फ़रत फरमाए और SSP लाहौर जब एक वहाँ पर एहतजाज था, तो पुलिस मौके पे थी, तो टेररिस्ट ने उनको टारगेट किया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उन टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए हमें जदीद मशीनरी या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मैं शेख अदरीस साहब की बात में बड़ा वजन महसूस करता हूँ कि अगर काम चल रहा हो, अगर प्रोटोकॉल DG ने बात महसूस की है, तो उसने क्यों महसूस की है कि जो पहली गाड़ियाँ थी, चाहे वो पराडो हों, लैंड क्रूज़र्स हों, या वो बड़ी गाड़ियाँ हों, उनमें आया वो कब खरीदी गई थी और उनका टाइम पीरियड कितना था, 5 साल 10 साल, और अगर वो टाइम पीरियड पूरा नहीं था तो फिर नहीं खरीदनी चाहिए थी। लेकिन अगर जब टेक्निकली तौर पर कोई चीज़ फॉल्ट जब पॉइंट आउट हो जाता है, जस्ट लाइक डेंजरस बिल्डिंग, बहुत से स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल होते हैं, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर कर देता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं गुजारा हो रहा है। जब फिर वो छत गिर जाती है या मिसहैप हो जाता है, तो फिर सोचा जाता है कि ये मिसहैप क्यों हुआ, तो वो कहते हैं जी हमने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था। जैसे एजेंसीज पॉइंट आउट करती हैं कि जी फलां चीज़ की थ्रेड था, तो जब वो चीज़ पॉइंट आउट होती है तो फिर उस पर डिस्कशन होती है। तो लेकिन राणा साहब, इसके अंदर एक बात ये है कि महकमा खजाना पंजाब भी पंजाब हुकूमत का ही एक हिस्सा है, उन्होंने एतराज़ लगाया था। मैं समझता हूँ फिनांस डिपार्टमेंट का अपना रोल है, और उन्होंने अल्टीमेटली वो हर चीज़ को जब वो परचेजिंग के लिए फिनांस उन्होंने देना होता है, तो उनका आप समझ लें कि डेली जो प्रोसीजर है वो ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक मनसूबा मियां साहब आज जस्ट लाइक चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी है कि ये ब्रिज बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, अनाउंसमेंट होती है, उसकी अप्रूवल कैबिनेट दे देती है, लेकिन उसकी अल्टीमेटली जो अप्रूवल है, एडमिन अप्रूवल, वो उसकी ज़िले की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने देनी होती है, फिर कमिश्नर ने, फिर आप कहते हैं उनका रोल है, महकमा खजाना पंजाब का अपना रोल है। सर PND है, मतलब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसा है, उसने अप्रूवल देनी, तो फाइनेंस वालों ने पैसे अलाट करने हैं और फिर वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने हैं, मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं असम्बली में वो उनको बने हुए 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो वो बार बार स्पीकर साहब के पास और आते हैं कि अगर आपने हमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है जस्ट CNW, तो अब हमने विजिट करने जाना है, हमने मुल्तान जाना है, हमने अटक जाना है, तो हमें गाड़ी नहीं दी गई। साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्टर सईद लाई साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। डॉक्टर सईद लाई साहब, एक मरतबा फिर इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट सेक्रेटरीज के हवाले से जो गाड़ियाँ खरीदी जानी थी, अब वो खरीद ली गई हैं या खरीदी जा चुकी हैं, तो आप भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। एक मरतबा फिर जो है हम तकरीबन 41 करोड़ से ज़ायद की जैमर्स वाली गाड़ियाँ जो वो के प्रोटोकॉल के लिए जो है वो हमने ख़रीदनी है, और इसके ऊपर महकमा खजाना पंजाब की जानिब से इतराज़ किया गया, लेकिन काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है।
तो जब भी कोई हुकूमत आती है वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बनाती है कि गाड़ियाँ लेनी है, तो क्या हम जो है वो इसका क्या जस्टिफिकेशन क्या है? दूसरा, महकमा खजाना का जो तराज के बावजूद जो है वो उनका यही कहना कि IMF की जानब से जो है वो ये कहा गया और फिर भी पाबंदी है, फिर भी हम जो है वो खरीद रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपके इल्म में ले आऊं कि ये जो कुछ भी अभी तक जिक्र हुआ, आपने किया, हमारे रिपोर्टर साहब ने और जनाब राना साहब ने, कि पाकिस्तान में या पंजाब में ये जो एक ड्रामा पेश किया जाता है, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ब्यूरोक्रेसी होती है। तो मुतालबा करते हैं जी गाड़ियां कम हैं, हम ड्यूटी नहीं कर सकते। पुलिस का जब कोई नया अफसर आता है वो कहता है जी हमारे में थाने में गाड़ियां नहीं है जराइम पे काबू करने के लिए, यानी कोई ना कोई एक कहानी पेश करके नई गाड़ियां ले ली जाती हैं। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी AC साहबान को कल्टस गाड़ियां दी गई थी, और जब उन्होंने कहा कि आप भट्टे चेक करेंगे, ये जो ईंटें बनाने वाले, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बरामद करेंगे, उनको तालीम देंगे, किताबें देंगे, जूते देंगे और भट्टों की चेकिंग करेंगे, तो वहाँ पे AC साहबान ने कहा जी जहाँ पे हम सफ़र करते हैं वहाँ कल्टस नहीं पहुँच सकती, 4x4 गाड़ियाँ चाहिए, तो उनको फॉर्च्यूनर मिल गई। इस तरह पुलिस के जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमें गाड़ियाँ बहुत महंगी चाहिए और हमें दुश्मनों का, टेररिस्टों का, चोरों का, डाकुओं का मुकाबला करना होता है। आप हैरान होंगे कि इंडिया में DIG लेवल तक के जो लोग हैं उनके पास सुजुकी, जो उनकी अपनी मारुति गाड़ी है, वो जीपें मिली हुई है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने एक ड्रामा, एक कहानी पेश करनी होती है और उसी आड़ में नई गाड़ियां और फंड्स अप्रूव करने होते हैं, और फिर ये एक दूसरे के बाजू बनते हैं। जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंस ने इतराज कर दिया तो मालूम हुआ कि होम डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। असल मसला ये है कि हम सब आपस में मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो पूल है ना ट्रांसपोर्ट का, उसमें इजाफी गाड़ियां हैं पंजाब के पास भी और फेडरल के पास भी। पूल में जो गाड़ियां मौजूद हैं, मसला सिर्फ ये है कि सवाए चंद ईमानदार सेक्रेटरीज के अलावा जो वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज हैं, DIGs हैं, SSPs हैं, उन्होंने एवरेज 7 से 8 गाड़ियों पर कब्जा किया हुआ है। और कुछ तो ऐसे भी शहजादे हैं जिनके घरों में दर्जन गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और ऐसे सब अफसर जो हैं ये मिलकर अपनी गाड़ियां रिश्तेदारों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। देखें, मसला ये है कि हमें अब दो यानी नुकात हैं। एक तो वो कि मिस यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अथॉरिटी हो रही है, पेट्रोल मिस यूज हो रहा है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। मेरी राय ये है कि ये हम मसाइल बार बार बयान करते हैं, इसका हल मौजूद है। हल ये है कि तमाम लोगों से गाड़ियां ले ली जाएं, सरकारी गाड़ियां ना दी जाएं, हर अफसर को गाड़ी मोनेटाइज कर दी जाए, नई गाड़ी लेके उसको दे दें, जिस तरह अदलिया में है वो दे के उसके हवाले कर दें, बगैर सूद के उसकी किस्त काटें, डाउन पेमेंट के बगैर उनको गाड़ियां दें और वो उनके हवाले करें कि ये गाड़ी आपकी मलकियत है, आप जहां जाएंगे, जहां ट्रांसफर हो जाएंगे आप साथ ले जाएंगे। करोला गाड़ी है वो सेक्रेटरी के लिए है, उससे नीचे कोई और है 1300 सीसी है, वो और किसी को दे देंगे। तो वो गाड़ियां उनके हवाले करें, जिस तरह जज साहबान को दी गई हैं गाड़ियां कि वो 17 to 19 एक ही गाड़ी रखते हैं, जहां ट्रांसफर हो, जहां जाएं वो साथ ले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गाड़ियां जो है इनको हवाले करने के लिए नई गाड़ियां ले दी जाएं और उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, उनकी मोनेटाइज और तमाम चीजें उनके जिम्मे कर दी जाएं। लेकिन डॉक्टर सईद अली साहब, ये तो आपकी जो तजवीज़ शायद ना मानी जाए, क्योंकि ये तो आप भी चूंकि हुकूमत में रहे हैं और वजीर रहे हैं। यार अदलिया में हो रहा है ये, अदलिया में सिविल जज, सीनियर सिविल जज, एडिशनल सेशन जज को गाड़ियां मिलती हैं, जाती तौर पे उनको देते हैं, वो 5, 7, 8 साल उनके पास रहती हैं और उनकी मेंटेनेंस वगैरह सारी वो खुद करते हैं, जहां ट्रांसफर होती है वो साथ ले जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसी तरह थोड़ी सी, अच्छा अब ये भी एक और मसला है कि हम अक्सर ये हमारे टीवी के दोस्त, हमारे मीडिया के दोस्त ब्लैकमेलिंग भी करते हैं कि जी फलां अफसर अपने बीवी बच्चों को लेके जा रहा है, कोई फलां जगह जा रहा है। भाई अब जब अफसर को गाड़ी देंगे तो वो रिक्शे में बैठ के तो नहीं जाएगा, या उसकी बीवी बच्चे चिंची पे तो नहीं बैठेंगे। तो आप उसको जब गाड़ी दे दें, मोनेटाइज कर दें, वो अपने जाती इस्तेमाल में भी ला सके, उसको मेंटेन भी कर सके और अपने फराइज भी अंजाम दे सके। बिल्कुल अच्छी तजवीज़ है डॉक्टर सईद अली साहब, अच्छी तजवीज़ है। मैं यहाँ पर आपको एक ब्रेक ले लूँ और ब्रेक के बाद आपकी इसी तजवीज़ के ऊपर हम राना अरशद साहब से भी बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि ये कैसी तजवीज़ है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानब से 41 करोड़ से ज़ायद की जो है वो गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं जिनको जैम्बर्स लगे होंगे ताकि वो प्रोटोकॉल के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसके लिए क्या इसकी ज़रूरत थी, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और ब्रेक से पहले डॉक्टर सईद लाई साहब उन्होंने जो एक तजवीज़ दी थी कि गाड़ियाँ वैसी जो है इनको ख़रीद कर दी जाएँ, उसके बाद इनसे किस्तें ली जाएँ ताकि जो है वो फिर ये इस तरह अदलिया के अंदर ये सिस्टम चल रहा है। तो इसके ऊपर हम जो बात कर लेते हैं, राना अरशद साहब का क्या मौक़िफ़ है? जी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डॉक्टर सईद अली साहब बड़ी फहम फरास्त रखते हैं और बड़े सीरियस उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एंकर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई हर्ज नहीं है। अगर ये कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी का जो अंसर है वो बढ़ जाएगा और एक मुस्तकिल मजाजी भी आएगी और ज़िम्मेदारी को निभाना भी पड़ेगा। और मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी जो आपने बात की कि अभी पिछले इजलास में हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पंजाब असम्बली में हर डिपार्टमेंट की होती है और उसमें ये नहीं है कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी को चेयरमैन है कि वो गवर्नमेंट के होते नहीं, वो अपोजिशन के भी हैं। अगर हमारी कोई 30-35 हैं तो उसमें कोई 15-16 अपोजिशन के हैं, तो वो एक प्रिविलेज होता है कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको गाड़ी मिलनी है। तो वो भी चीज़ चल रही है कि चेयरमैन गाड़ियाँ मांग रहे हैं, मतलब बिला तफरीक दोनों साइडों से। तो उसके लिए भी एक प्रपोजल बनी थी कि इनको गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, इनका प्रिविलेज है, अब ज़ाहिर उन्होंने वर्किंग करनी है तो होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टाइटलमेंट गवर्नमेंट या रूल्स में है उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और जब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहले गाड़ियाँ थी 4x4 वो डबल कैबिन डाले तो नई की ज़रूरत मैं तो महसूस करता हूँ नहीं। अगर हुई तो उसकी कोई रीज़न होगी और वो रीज़न मेरा ख्याल है कि उसको देखा जा सकता है कि वो क्या मसला था, क्या रीज़न थी जो पैदा हुई। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं गाड़ी का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर एक मिनिस्टर है, राणा साहब रोकना तो आपने ना, आपकी हुकूमत है। नहीं मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट और हुकूमती MP होने के बावजूद, सियासी पार्टी का मेंबर होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो प्रिविलेज है उसको अवेल करें, लेकिन उसकी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर एक सरकारी अफसर है तो ये नहीं है कि पूरा ख़ानदान गाड़ियाँ लेकर घूमता फिरे और फिर सैर सपाटे शुरू हो जाए। एक अफसर की ननकाने में पोस्टिंग है तो वो मरी में वो गाड़ी क्यों लेके जाए? अगर जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन रूल तो ये है कि गाड़ी अगर मिलती भी है सरकारी तो वो शाम को दफ्तर के बाद दफ्तर में जी बिल्कुल मैं खड़ी करनी समझता हूँ जो आपकी बात है। मैंने बहुत से सीनियर ऑफिसर भी देखे हैं कि वो इस बात के पाबंद होते हैं कि अगर मेरे अजीज़ व कारब ने जाना है तो वो मेरी प्राइवेट गाड़ी पे जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस पर अमल होना चाहिए और क्रॉस दी बोर्ड। ये नहीं है पंजाब या इस्लामाबाद, मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम बिल्कुल ठीक पाकिस्तान में बिल्कुल इस पर अगर कोई अमेंडमेंट भी लानी पड़ती है तो लानी चाहिए। अगर पॉलिटिकल लोग हम जवाब दे हैं तो ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं जवाब दे? ब्यूरोक्रेसी भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए बिल्कुल। और अगर वायलेशन वो करते हैं तो उनको भी जेलों में जाना चाहिए, जैसे हम मुख्तलिफ सियासी लोग जाते हैं, हमारा आना जाना लगा रहता है। वो हाफिज शान साहब ने ज्वाइन किया जी हमें रहनुमा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। हाफिज शान साहब कैसे हैं जी आप? सर पंजाब हुकूमत की जानब से 41 करोड़ की अब एक प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, जैमर्स वाली गाड़ियाँ। इससे पहले भी जो है वो तकरीबन 61 करोड़ की जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीज थे उनके लिए, तो 1 अरब की जो तकरीबन 1 माह के अंदर 1 अरब से ज़ायद की गाड़ियाँ, ये क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? देखें, ये शाही हुकूमत है, शाह खर्चियाँ ये हमेशा से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वतीरा रहा। लेकिन आप ये देखें, इस मुल्क में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल गई, इस मुल्क में जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना था रोक लिया, जस्टिस मुनीब को रोकना था रोक लिया, मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाना था ले आए, इस मुल्क में आइनी तरमीम करनी थी कर ली, फोर्सेस को इख्तियारात देने थे दे दिए, 90 रोज़ तक आपको पूछेगा ही कोई नहीं कि वो बंदा कहाँ पे है। तो जहाँ मुल्क में इतना कुछ हो गया तो वहाँ पे आप 41 करोड़ की बात करते हैं। ये शाही हुकूमत है, इस मुल्क में अमलन मार्शल लॉ नाफिज है और इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का राज है। चूँकि ये जो फार्म 47 से हुकूमत बनाई गई है, ये फार्म 47 से हुकूमत बनाई इसी ब्यूरोक्रेसी ने थी, तो ये तो जवाबदेह भी नहीं है उनके आगे, वो इनको जवाब नहीं देंगे और ना ये उनसे जवाब ले सकते। आप कहते हैं कि वहां ने मुंतखब नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी लाई है। ये रोजे रोशन की तरह ये बात है यहाँ है। अदालतों में ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बन रहे? अवाम ने तो 8 फरवरी को वोट इमरान खान को दिया था, तो जहां पे मुल्क
इन्होंने जहाँ पे 35 करोड़ इस मुल्क के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स मुल्क छोड़ के चले गए, वहाँ पे आप 41 करोड़ की बात कर रहे हैं। भाई मेरा तो ख्याल है कि 41 करोड़ रुपया तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। इस मुल्क में क्या इससे पहले आपने देखा कि शख्सियात के लिए कानून साजी होती हो? यहाँ पे नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के ख़ानदान को, यहाँ पे आसिफ जरदारी को, उनके ख़ानदान को रिलीफ देने के लिए तो कानून साजी हो सकती है। इस मुल्क में जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकने के लिए तो कानून साजी हो सकती है। इस मुल्क में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तो कानून साजी हो सकती है। लेकिन कोई एक कानून ऐसा आया जिसमें किसी गरीब को बराह रास्त इंसाफ मिलता हो? क्या ये जजेस का जो तादाद इन्होंने बढ़ा दी, क्या ये एक आम आदमी के लिए थी? साहब ये तो गाड़ियों से बात बहुत आगे चली गई, आप सारे जवाब दें। आप सब की बात में बड़ा वजन है। बिल्कुल किसी शख्स के लिए कानून साजी और एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो कमर बाजवा साहब किधर हुआ करते थे? इधर के चीफ ऑफ स्टाफ राणा साहब शरीक थे। आप मुझे अर्ज करने दें। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो जनाब रात को भी अदालतें खुली और फिर मादरस से मेरे मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की तज़हीक भी की गई। कभी समरी और फायर इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी, और मैंने तो एनके पहनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जब मैंने देखा तो एक डायरेक्टिव जारी था जिस पर न्याजी साहब के सिग्नेचर थे। ऐसे नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट साइन नहीं करता, समरी मूव होती है, डिफेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर अप्रूवल होती है, फिर उसको नोटिफाई किया जाता है। तो यहाँ तो ऐसे थे ताहयात उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के वादे किए गए और फिर अमली तौर पर किए गए, और जब अदम इत्माद के बाद गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के बाद चले गई तो फिर जनाब वो डेंटल हॉस्पिटल का जो स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उनके डेरे पे फिर रात को खुली कचहरी लगती है, फिर बाजवा साहब आते हैं, फिर ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के वादे किए जाते हैं। हाँ, जब वो कानून साजी हुई हमने वोट बिल्कुल दिया था, हम जेलों में थे, इसके बावजूद हमने एक अदारे की, अफवाज पाकिस्तान हमारे बहादुर बेटे हैं, आप हम सब के अजीज़ो कारब हैं, उनकी इज्जतो एहतराम में हमने बिल्कुल वोट कास्ट किया था। लेकिन हमने एनआरओ नहीं लिया था। हम ये नहीं करते थे कि आओ गंडापुरी साहब अब हमारे ये भी मुकदमा ख़त्म कर दें, और फिर हम ये भी नहीं करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजम हो, करेने, एम्बुलेंस और वो मुलाजम पकड़े जाए हमला करते हुए गवर्नमेंट के टॉपिक, और वहां से जब पकड़े गए, पकड़ने के बाद जब जेल से छूटे उनकी 1 स्टेप प्रमोशन। भाई ये भी नहीं होता। जब गवर्नमेंट का खजाना है तो सब जवाबदेह है। पंजाब में अगर हम जवाब दें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जवाब दें। हमने पंजाब में 80 नए मनसूबे इनॉग्रेट किए हैं, तो मुझे खैबर पख्तूनख्वा के 2 मनसूबों का नाम बता दें, मैं बिल्कुल हाफिज शान साहब, टॉपिक तो गाड़ियों का था लेकिन आप बात दूर तक निकल चली है, बता दें आप अगर जवाब देना चाहते हैं इसके ऊपर। तो वो राणा साहब ने कहा कि एनआरओ नहीं हमने दिया था, ये तो एनआरओ लेने वालों की कतार में खड़े थे, एक बात। दूसरी बात सर ये रह गई, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये समझ रहे हैं कि कौम बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं है, लेकिन कौम सारी समझती है। आया IPPs के मुआहदे जो हुए इस मुल्क में, उसके लिए कोई कानून साजी की गई? उसके लिए आलमी अदालतों में जाया गया? सर ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं। और अगर हमने आर्मी चीफ की तौसीह की थी जनरल बाजवा साहब की, और वो साइन इधर चले गए, कागज़ उधर चला गया, समरी नहीं आई, तो फिर वो जो रात को गिलानी साहब ने साइन किया, फिर ऐसे करवाए जाते हैं डंडे पे। जब आप ना अहल हो, जब आप नालायक हो, जब आप 47 पे आए हो, तो फिर इस तरह जो हमारे जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं वो रात के अंधेरे में ट्रैक सूट में जाके वो एक कौमी दस्तावेजात पे कानून पास होने पे दस्तखत करते हैं। ये भी अपना केस जो है वो हल्के का, उसका क्या बना है? मेरा केस राणा साहब की छत्र छाया में बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा हुआ है। दोनों केसेस मेरे, अलीम खान भी यहाँ से इलेक्शन आ रहा, शुएब सिद्दीकी भी यहाँ से इलेक्शन आ रहा। ट्रिब्यूनल में जजेस का फैसला ही नहीं आज तक हो सका। अब हो जाएगा, उसकी वजह यह है कि मर्जी के जज ला रहे हैं, कानून साजी की जा रही है, जजेस भर्ती किए जा रहे हैं, मनपसंद लोगों को लाया जा रहा है। यकीनन अब उसका भी कोई फैसला कर लेंगे। राणा साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं सिर्फ अदरीस शेख साहब से पूछ लूं। अदरीस शेख साहब, पहले दौर में कितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, कोई डाटा आपके पास है, शेयर कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल डाटा है। गुज़िश्ता 5 साल में अगर देखा जाए तो कम से कम 20 अरब रुपए की पंजाब के जो मुख्तलिफ 20 अरब रुपए की 20 अरब रुपए गुज़िश्ता 5 साल में जी बिल्कुल गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, और इसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों के फंड्स शामिल है। अब एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं मियाँ साहब आपकी इजाज़त से। डॉक्टर सईद इलाही साहब ने बड़ी
अहम बात की कि गाड़ियाँ ही इनको दे दी जाएँ। तो यहाँ पर तो मौजूदा इस वक्त अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मौजूद हैं कि महकमे के लिए अगर नई फॉर्चूनर गाड़ी ली जाती है तो वो फ़ौरन कह देते हैं ये फॉर्चूनर गाड़ी मेरे घर भिजवा दीजिए। जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ऐसे ही है। एक सेक्रेटरी और ऐसे भी अफसरान हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके घर से सरकारी गाड़ियाँ नहीं आ सकी, और अगर गाड़ियाँ उनको दे देंगे तो केयर टेकर हर माह जो लाखों रुपए उनकी मरम्मत की मद में बिल्स के जरिए वसूल करते हैं वो भी रास्ता एक बार रुक जाएगा। ऐसी गाड़ियां भी मरम्मत होती हैं जो कि काट कबाड़ का हिस्सा होती हैं, जिनको शायद वो नीलामी करें, वहाँ पर भी उनकी भी मरम्मत पर माहाना लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ये जो गाड़ियां खरीदी गई हैं वो ऑब्वियसली इसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच होगा, क्योंकि बहुत से मामलात में डिपार्टमेंट्स जाते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में। आपने बिल्कुल एक बड़ी बात सामने ये आई है शेख साहब कि आपने गुज़श्ता 5 सालों का बताया है। डॉक्टर सईद अली साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब गुज़श्ता 5 सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर अजीज शेख साहब है, सेक्रेटेरिएट की बीट करते हैं, बड़े मुतारिक रिपोर्टर है, ग्रिप पहन की, इन्होंने बताया कि 20 करोड़ रुपए की जो है वो गालबन जो है वो ये गाड़ियाँ 20 अरब रुपए की गुज़श्ता 5 सालों में गाड़ियाँ खरीदी गई। उसमें PTI भी आ गई, उसमें नून लीग की हुकूमत भी अभी जो है वो चल रही है, भी आ चुकी है। तो कोई भी हुकूमत हो तो गाड़ियों का खरीदने का काम तो चलता रहता, फिर उनकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसके बाद फिर उसको फ्यूल भी देना। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक बात सामने आई है कि 20 अरब रुपए गुज़श्ता 5 सालों में कि गाड़ियाँ का फिर कहाँ चली गई इतनी नई गाड़ियाँ। अच्छा जी, ये रिपोर्टर साहब ने बिल्कुल सही बात बताई। ये जो आपने कहा है ना कि हुकूमतें कोई भी हो, मैंने पहले गुजारिश की थी कि ये ड्रामा करते हैं ब्यूरोक्रेसी और पुलिस वाले, जो जरूरत के तहत एक फिल्म बनाते हैं कि जी हमें ये जरूरत है, धमाका हुआ तो साथ ही गाड़ियों की लिस्ट आ गई। तो हमारे पॉलिटिशियन फिर मान जाते हैं डॉक्टर साहब? मैं पॉलिटिशियन ही मानते हैं ना। जब आप CM के पास समरी लेके जाएगा चीफ सेक्रेटरी, तो सारे मिलके समरी बनाते हैं। अच्छा जी, रेड करना है, पुलिस को बड़ी गाड़ी चाहिए। मैंने बताया भट्टा का चेक करना है, ईंटों के भट्टे को, तो कल्टस नहीं जी हमें फॉर्च्यूनर चाहिए। ये सारे ड्रामे जो हैं ये इस मुल्क में कई साल से चल रहे हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और तमाम महकमे मिलके समरियां बनाते हैं और CM को, मिनिस्टर को, कैबिनेट को बेवकूफ बनाते हैं। पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर ने तो रहना 3 साल या 4 साल, या पार्लियामेंट सेक्रेटरी 4 साल। लेकिन डॉक्टर साहब अगर इनकी बात ना माने फिर ये सिस्टम नहीं चलने देते। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग है ब्यूरोक्रेसी। सर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, नेक्सस है इस वक्त कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में सिविल ब्यूरोक्रेसी बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। और सबसे अहम बात मेरे दोस्त ने कही है, अदरीस साहब जो हमारे दोस्त थे, कि ये जो सबसे शर्मनाक बात ये है कि जो गाड़ियां तहसीलदारों को भी 4x4 गाड़ियां दे दी गई हैं, और उसके अलावा जो रिपेयरिंग की मद में पैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी बिलियंस में है, और उससे नई गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। और उसमें मेरी राय ये है कि हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली डिस्कस कर लें, क्योंकि 1980 का एक व्हीकल ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये गाड़ियां चलती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें अब ये भी कहना मुश्किल है कि एक गाड़ी आप अफसर को दें और उसे कहेंगे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने पहले कहा कि भाई उसके बच्चों ने, बीवी ने, फैमिली ने खाना खाने जाना तो रिक्शे पे बैठ जाएंगे वो, या चिंची पे जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि 1980 का जो व्हीकल ऑर्डिनेंस चेंज कर दें, गाड़ियां अफसरों के हवाले करें, उनकी तजलील भी ना हो और वो गैर अखलाकी इस्तेमाल भी ना करें, गैर कानूनी इस्तेमाल भी ना करें। उनको गाड़ियां दें, उनसे किस्तें लें, और उसके बाद किस्तें बला सूद हो, 10% डाउन पेमेंट हो, उसकी मेंटेनेंस, हर चीज, इसको कहते हैं मोनेटाइज। और मोनेटाइज का कानून मौजूद है, इंप्लीमेंट हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, कई अफसर गाड़ियां मोनेटाइज कराते हैं। तो अगर ये कर लिया जाए तो ये हमारी जान छूट जाएगी। बिल्कुल पे गाड़ियां ले रहे हैं, अरबों की उसकी रिपेयर कर रहे हैं, 10-10 गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं। और तीसरा ये है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन तमाम गाड़ियों में ट्रैकर लगने चाहिए, ताकि ट्रैकर जब लग जाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि ये 9 गाड़ियां जो फर्ज करें एक सेक्रेटरी साहब यूज कर रहे हैं वो किस महकमे से आई हुई हैं। मेरे हमसाए एक सेक्रेटरी साहब हैं, रिटायर हो गए हैं तकरीबन 3 साल से, वो पता नहीं वर्ल्ड बैंक की गाड़ियां, नीरज नंबर प्लेट गाड़ियां किसी महकमे के लिए फिर रहे हैं। तो अगर इनमें ट्रैकर लगे होंगे तो मालूम हो जाएगा कि किस महकमे गाड़ी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कौन कर रहा है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अभी आप एक ये ड्रोन जो है ना, ये अफसरों के घरों पे उड़ा दें और चेक कर लें किसी घर में खड़ी हुई है। बिल्कुल ये आपकी बात आ गई। इसी के ऊपर मैं जो है वो हाफिज शान साहब से जो है मौक़िफ़ लेता हूँ। हाफिज साहब, आपके दौरे हुकूमत में भी 3.5 साल आप भी रहे हैं, तकरीबन 4 साल, तो ये 20 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, तो आप भी शाह खर्चियाँ करते हैं और ब्यूरोक्रेसी से जो आप भी ब्लैकमेल होते रहे और उनके गाड़ियाँ खरीदते रहे। सर मैं अर्ज़ करता हूँ, हम अपोजिशन में थे पंजाब असम्बली में,
तो उस वक्त गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ खरीदी थी। हमारे दौर में गाड़ियाँ कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई। ये पिछले 10 सालों की तो बात हो सकती है, पिछले 5 सालों की नहीं है। शेख साहब, आपकी खबर की तरदीद आ चुकी है। अदरीश शेख साहब, नहीं, मैं माजरत हुआ हूँ, मैं तरदीद नहीं कर सकता। शेख साहब, मैं अपोजिशन में थे हम उस वक्त, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने उस दौर में गाड़ियाँ खरीदी थी। मैं हमारे सर मैं माफी चाहता हूँ। नहीं सर, आपको पे देखिए, जब बात मेरी क्रेडिबिलिटी की है और शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था, अचानक से मियां नवीद साहब ने क्वेश्चन किया, ये सॉरी, मेरे पास ये डिपार्टमेंट वाइज परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिटेल मौजूद है, जो कि ये बताती है साल 2020-21 में जो गाड़ियां खरीदी गई 1 अरब 69 करोड़, ये 54,76,175 हैं। इसमें अगर आप कहीं कैटेगोरिकली में डाटा सारा मौजूद है। हाँ, 100% मेरे पास नहीं, हो डाटा इस सकता वक्त है, मौजूद है, तमाम पंजाब के डिपार्टमेंट्स का मौजूद है। और इसके अलावा जब वज़ीर आला परवेज़ लाई साहब बने थे 5 माह के लिए वज़ीर आला, उस वक्त की तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां। देखिए, मेरी ये जॉब का तकाजा है कि मैं इम्पार्शल रहूं, गैर जानिबदार रहूं, ना नून लीग की बात, ना काफ लीग की, ना पीटीए की। लेकिन वो 5 माह में ये सिर्फ ये देख लें कि री अप्रोप्रिएशन गुजरात के लिए कितनी की, क्योंकि पॉलिटिकल एक जंग चल रही थी और पंजाब का बजट मंजूर करवाया गया था। ऐवान इकबाल में उस वक्त थे हमजा शहबाज, वो चीफ मिनिस्टर थे, और वो तमाम तर जो डेवलपमेंट स्कीम्स पीटीए या काफली के दौरों मेंबरान की शामिल की जानी थी, वो नहीं की जा सकी थी। उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट आप उस वक्त का देख लीजिए, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपका पूरा डाटा। राना अर्शद साहब, मैं समझता हूँ बिल्कुल शेख साहब ने बात की, 2022-23 का बजट हमजा शबाशी साहब ने पेश किया था, और उसके बाद जब परवेज़ लाई साहब आए हैं तो फिर तो आप सिर्फ डेवलपमेंट बजट ही देख लें जो गुजरात का है, कि पूरे पंजाब में गुजरात था या चकवाल था, बाकी तो कोई ज़िला था ही नहीं। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँगा, और मंडी बहाउद्दीन भी, मंडी बहाउद्दीन, और मैं अर्ज़ करूँगा मियाँ साहब कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रेड 16 और 17 की भर्ती की गई थी, 3rd टाइम है टर्नओवर वहाँ पर पीटीए का, वो लोग ही प्रिजाइडिंग अफसर लगे हुए थे और वो स्टैंप पे लगाकर रिजल्ट तैयार कर रहे थे, जिसके नतीजे में गंडापुरी साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और उसके बाद फिर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आया हकूमती मशीनरी को अपने ही मुल्क के दरल खिलाफा पर हम यलगार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाफिज साहब, अपनी हाफिज शान साहब में जो मर्जी करें, शॉर्ट मैसेज और फिर रात को जेलें भी खुलवा लेते हैं, सुबह 7 बजे भी बिल्कुल आ गया आपका मौका। हाफिज साहब, इसके ऊपर क्या कहेंगे? शॉर्ट मैसेज, सियासी आदमी से बात नहीं करनी, हमने उनसे ही करनी है। शॉर्ट मैसेज दे दें, उसके बाद जाफर भी कहते हैं, मीर सादक भी कहते हैं, चौकीदार भी कहते हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप सब तो मेरे प्यारे भाई हैं, ये हकायक वाज़ेह हैं। अब आप ये देखें कि एक दर्जन मुकदमात में जमानतें हो रही हैं और सब अपने अपने घरों में बैठे। कहाँ है इमराज सईद को पकड़ा गया? कहाँ मियां असलम इकबाल? बिल्कुल, हाफिज साहब कोई नहीं पूछा, पकड़ा जाता। बताएं शॉर्ट मैसेज मैं करता हूँ। जो लोग जो धरने से इस्लामाबाद से पकड़े गए थे, वो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी स्टाफ था, वो सरकारी मुलाजमिन नहीं थे, और उन्हीं का इस्तकबाल किया गया। मशीनरी कोई इस्तेमाल नहीं हुई, कोई किसी किस्म के रियासती जो वसाइल थे उसको प्रोटेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल हुकूमत है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, आइन बदल सकती है, तो ये तो बहुत छोटी और गैर मामूली सी बात है। तो बहरहाल मियाँ साहब, मैं तो मतलब आज के इस उन्वान से मुझे मतलब अजीब सी एक उलझन सी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुल्क में पूरे मुल्क का आइन बदल दिया यार, इस मुल्क का स्ट्रक्चर बदल दिया, जजेस को अपनी मर्जी से लाने के लिए हिकमत अमली बना ली गई। तो वहां पे हम गाड़ियों की बहस कर रहे हैं। बाकी मैं फिर उसी मौके पे कायम हूं, मैं उसी मौके, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है सर, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं फिर उसी मौके पे कायम हूँ कि शाही हुकूमत है, शाही फरमान जारी होता है, तो शाही फरमान में आपको सब चीज़ों की इजाज़त होती है। मौक़िफ़ आ गया। हाफिज शान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अदरीश शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जरूर कहूँगा कि जो शेख साहब का पॉइंट है, कोई गवर्नमेंट हो पाकिस्तान के अंदर ना एक ही कानून है 1973 का, लाजवाज हुकूमती मशीनरी या गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, वो ब्यूरोक्रेसी हो या वो सियासी। बिल्कुल। राना मोहम्मद अरशद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंतहाई जो है वो एक खौफनाक वाक़या रायबंड के इलाके में
बल्कि जिनसी दरिंदगी की गई, और ये क्या वाक़या पेश आया कि जो है वो मासूम बच्चे के साथ बदफेली का वाक़या पेश आया। इस तरह के किस तरह के वाक़े कितने वाक़यात होते हैं, या पंजाब पुलिस इसके ऊपर क्या करते हैं? ब्रेक के बाद एक छोटा सा टॉपिक ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और एक जिनसी दरिंदगी का एक वाक़या पेश आया। ये रायविंड निजी क्वार्टर में ये हुआ है ऐसा कि एक 10 साला मासूम बच्चे के साथ बदफेली करते हुए एक मुलज़म को जो है वो डॉल्फिन एहलकारों की जानब से पकड़ा गया है, और 9 नंबर बच्चे को ज़बरदस्ती यहाँ पर जो है बदफेली की जा रही थी और ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई। तो इस हवाले से जो है वो मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, और ये डॉल्फिन एहलकार मौके पर पहुँच कर उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर रंग शाहिद रिजवी साहब। शाह साहब, वेलकम प्रोग्राम में आपको। और इसी साथ मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद साहब भी होंगे और उनसे भी इस वाक़े के बारे में पूछेंगे। शाहिद रिजवी साहब, ये क्या वाक़या पेश आया और कैसे इत्तला मिली पुलिस को और उन्होंने जो है वो मौका पर जाकर इस दरिंदे को गिरफ़्तार किया? सर, रायविंड का ये नवाही इलाका है, वहाँ पर एक निजी क्वार्टर के अंदर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये एक वहशी दरिंदा नुमा इंसान है जिसने 10 साल कम सिन बच्चा जो है इसको क्वार्टर के अंदर जिनसी दरिंदगी का निशाना बना रहा था कि बच्चे की शोर व पुकार सुनकर जो है अहले मोहल्ला ने जब फौरी तौर पर 15 पे कॉल की। जैसे ही 15 पे कॉल हुई, कोई भी अगर कॉल होती है तो डॉल्फिन या पुलिस रिस्पांस यूनिट की जो टीमें हैं वो थाने की गाड़ियों से पहले रिस्पांस करती हैं। डॉल्फिन टीम वहाँ पहुँची और उन्होंने इस मुलजिम को जो है बरहना हालत में गिरफ़्तार किया। अरशद इसका नाम बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये पहले भी इस बच्चे के साथ जिनसी दरिंदगी का फेल कर चुका है। भी लिखा हुआ है कि इसको ब्लैकमेल भी करता रहा है। इसने वीडियो भी बनाई है। जब डॉल्फिन ने इसको पकड़ा, इससे इब्तदाई तफ्तीश की, तो इसने अपना जुर्म भी कबूल किया। पुलिस जो डॉल्फिन की थी उन्होंने इसको मुकामी थाना जो रायविंड वहाँ उसके हवाले कर दिया है। अब इसके ख़िलाफ़ वहाँ पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इससे तहकीकात भी होंगी। तहकीकात जो है इसके लिए एक स्पेशल यूनिट जो है बनाया गया है, SSIOU। वो लोग इससे तफ्तीश करेंगे मुलज़िम से कि आखिर ये कितने इससे पहले भी बच्चों के साथ ये घिनौना खेल खेल चुका है, या इसका ये पहला इसने ऐसा काम किया है। क्योंकि जो इब्तदाई तौर पर बता रहे हैं जैसे डॉल्फिन के एहलकार कि ये इसके साथ इसको ब्लैकमेल भी करता रहा, तो ज़ाहिर है ब्लैकमेल करने के लिए इसने शायद, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई वीडियो भी बरहना हालत पे बच्चे की बनाई होगी उसको, इसी वजह से ये एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी जी, क्योंकि ये केस जो है वो उनकी अच्छा इक़दाम है वहाँ पर जो है वो गिरफ़्तार करना इस दरिंदे को। एसपी साहब, आप बताइएगा कि ये क्या वाक़या है, और ब्लैकमेलिंग का जो अंसर है, 10 साल का बच्चा मासूम होता है, और ये क्या ब्लैकमेलिंग का क्या अंसर है, किस तरह ये दरिंदा ब्लैकमेल करता रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डॉल्फिन फोर्स जो है हमारी, इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 15 पे जो भी कॉल्स होती हैं, कोई भी डिस्ट्रेस्ड कॉलर होता है तो उसको फौरी तौर पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी SOP है कि 5 to 7 मिनट्स में हमने इस कॉल पे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये एक घिनौना वाक़या रायविंड की हदूद में पेश आया। इसमें मोहल्लेदारों ने कॉल की 15 पे, और उन्होंने बताया कि इस तरह से एक कमसन बच्चे के साथ ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। तो हमारी जो करीबी डॉल्फिन टीम थे उसने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और इस शख्स को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया, और जो हमारा विक्टिम है जिसकी उम्र 12 साल है उसको फौरी तौर पे रेस्क्यू किया। और ये कार्रवाई करने के बाद हम फौरी तौर पे जो भी एक्यूज्ड है उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले करते हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन अपनी फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन और मज़ीद कार्रवाई कानूनी जो भी होती है वो सर अंजाम देते हैं। खालिद साहब, बताइएगा कि इस तरह के पहले भी केसेस होते हैं, आज तक कितने जो है वो इस तरह के मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, या कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? बिल्कुल, इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ ज़्यादती का अंसर होता है। इसमें इन ऐसे केसेस को हम प्रायोरिटाइज करते हैं और इनको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करके इस पे एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है और विक्टिम को सेव किया जाता है और उनको कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले किया जाता है। ये हमारे पास ऐसी कॉल्स की
फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा, और इसी तरह से हमने इन कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी प्रायोरिटाइज की हुई चीज़ें। तो खालिद साहब, आप क्या मैसेज क्या देंगे खासतौर पर बच्चों को? हम किस तरह बच्चों के ऊपर अपनी नज़र रखें, किस तरह उनको इस तरह दरिंदों से बचा सकते हैं, कैसे उनकी हम हिफाजत कर सकते हैं? आपका चूँकि तफ्तीश करते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, तो आप इस बारे में कुछ मैसेज देंगे खासतौर पर पेरेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि वो अपने बच्चों के ऊपर खसूसी नज़र रखें, वो कैसे लोगों से मिल रहे हैं, वो बाइक किन किन लोगों के साथ जा रहे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, और अगर वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनकी टाइमिंग्स का उनको पता हो, किस टाइम पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किस टाइम पे उन्होंने वापस आना है। इसी तरह से अगर वो ट्यूशन सेंटर्स जा रहे हैं तो उनके बारे में उनको मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। और ऐसे मैसेज ये है कि वो अगर इस सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी नाखुशगवार वाक़या उनके साथ पेश आए तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें। उस पर हमारी डॉल्फिन और पीरू टीम्स रेडीली रिस्पॉन्स करेंगी और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगी। बिल्कुल, साथ ही रहिएगा। मैं यहाँ पर शाहिद रिजवी साहब से पूछना चाहता हूँ। शाहिद रिजवी साहब, ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की अगर बात करें या बच्चों के साथ ज़्यादती की बात करें, तो अब तक जो है वो क्या मुल्ज़मान गिरफ़्तार भी किए जाते हैं, उनको सज़ा भी मिलती हैं? कोई डाटा आप शेयर कर सकते हैं? जी मियाँ साहब, बिल्कुल, मैं आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठा दिए। इसी के साथ ही 527 वाक़यात रवां साल के अंदर ख़वातीन के साथ जो है जिनसी दरिंदगी के पेश आए हैं। इसमें अगर मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी की बात की तो 459 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। अगर बच्चों की बात की जाए, कम उम्र 9 उम्र जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 5 से 12-14 साल के दरमियान, तो इनके साथ भी 422 जो हैं ये वाक़यात जो हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पेश हैं, जिसमें 396 जो है मुल्ज़मान वो गिरफ़्तार कर लिए गए। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये रवां साल की बात है। जी मियाँ साहब, ये रवां साल की बात है। ये ठीक, आज तक का डाटा है इसमें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन बदकिस्मती इसमें सज़ा किसी भी मुल्ज़िम को नहीं हो सकी। मुल्ज़मान तो पकड़े गए हैं, लेकिन अदालतों से एक भी मुल्ज़िम ऐसा नहीं है जिसको इन केसेस में सज़ा हो गई हो। ऐसा मतलब लगता है कि शायद जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तफ्तीश के अंदर कोई ऐसा अंसर पाया गया कि जो नाक़िस कही जाएगी, जिससे अदालत के अंदर ठोस चलान मुकम्मल करके मुल्ज़मान के नहीं भेजे गए, जिसकी वजह से एक भी मुल्ज़िम को आज तक सज़ा नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ती है तो उनके चलान मजबूत पेश किए जाए, सबूत ऐसे पेश किए जाएँ कि जिससे इनको सज़ाएँ भी हों मुल्ज़मान को। जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी तब तक ये वाक़यात मंजर आम पर आते रहेंगे। अगर इतने मुल्ज़मान पकड़े गए हैं 459, अगर इसमें से भी अगर 5, 10, 15 मुल्ज़मान को सज़ा हुई तो लोगों को डर होगा, खौफ होगा कि ऐसा अगर फेल करेंगे किसी बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ हमें सज़ा होगी तो ये इसमें बाज आएंगे, ऐसे वाक़यात में कमी आएगी, ना कि बढ़ते चले जाएंगे। तो जो पुलिस है, जो इसका स्पेशल यूनिट एक बनाया गया है, उनको यूनिट भी बनाया, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि तफ्तीश जो है वो उस तरह नहीं होती और ये लोग जो है वो अदालत से इनको सज़ा नहीं मिलती। बिल्कुल, इसमें सज़ाएँ 1% भी नहीं है मुल्ज़मान को। ऐसे मुल्ज़मान को 1% भी सज़ा नहीं। हालांकि और ये तफ्तीश करना किसका काम है? ये सब इसमें जो SSIO यूनिट जो है, इसमें ख़वातीन जो पुलिस अफसरान हैं या एहलकार है वो उनको तैनात किया गया है। इसमें जेंट्स मेल जो हैं वो भी हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। डॉल्फिन का तो जैसे SP साहब ने बताया कि कोई भी 15 की कॉल हो, चाहे डकैती है, चोरी है, अगर किसी को मदद चाहिए पुलिस की, अगर कोई रेप का केस है, खातून का कर लिया, अगर उसके बाद जो मुतलका पुलिस स्टेशन के हवाले करते हैं उस मुल्ज़िम को पकड़ के। जैसे ये रायमंड का इलाका, तो वहाँ पे थाना रायमंड लगता है। इन्होंने इस मुल्ज़िम अरशद जो है इसको पकड़ के जो है रायमंड पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसके खिलाफ वहाँ पर्चा भी दर्ज हो गया होगा, उससे तफ्तीश भी होगी कि क्या ब्लैकमेल, जो ऐसे आप पूछ रहे थे सवाल कि ब्लैकमेल क्यों करता है। हो सकता है कोई वीडियो बनाई हो सकता है उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चे के जो है मतलब सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो वो उससे उसको शर्मिंदगी हो, इस वजह से वो उसको ब्लैकमेल करके ये काम करता है। फिर वही बात आती कि सज़ाएँ जब तक सख्त नहीं होंगी, इसमें इस ऐसे केसेस के ट्रायल जो है अदालतों में जल्द अज जल्द नहीं होंगे, तब तक किसी भी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं होगी। और दूसरा इसमें एक ये बात भी काफ़ी सामने आई है कि जो रेप के केसेस हैं इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा केसेस में जो है सुलह भी हो जाती है। ख़वातीन जो है विड्रॉ कर लेती हैं कि जी हमने केस वापस ले लिया है, हमारी सुलह हो गई है। तो ऐसे
मतलब इस वजह से भी काफ़ी जो है ये चीज़ें जो है ना। ठीक है, एसपी साहब से पूछते हैं। एसपी साहब बताइएगा कि डॉल्फिन फोर्स का जो है वो इसके ऊपर, ठीक है आपने मुलजमान को पकड़ लिया, एक अच्छा काम है, रद्द-ए-अमल अच्छा, लेकिन मज़ीद इस तरह के किस तरह कामयाबियाँ आप हासिल कर सकते हैं? मज़ीद आप डॉल्फिन फोर्स को कितना जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं या जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं? देखिए जी, डॉल्फिन का जो प्राइमरी रोल है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा इसमें 15 कॉल्स को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना है। इसके बाद जो हमारी लोकल पुलिस है, पुलिस स्टेशन की तरफ से उनके इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं, और वहाँ पे भी पुलिस का एक डेडिकेटेड यूनिट इस पे काम कर रहा है। रिजवी साहब ने आपको बताया कि SSOIU हमारे यूनिट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। ये यूनिट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ काम कर रहे हैं, और सिर्फ इन ऑफेंसेस के लिए हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट होना, ये पुलिस की इस चीज़ की तरफ प्रायोरिटी को जाहिर करता है। और ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी बहुत तफसील से की जाती है, और उसमें हर तरह का मेडिकल एविडेंस और दीगर एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और केस को अदालत के सामने रखा जाता है। एक और बात की, इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, जिस वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती है। तो इसमें हर जो भी यूनिट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसको अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और ताकि ऐसे लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक और कानून के कटहरे में खड़े हों। बहुत शुक्रिया एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। टाइम ख़त्म हो चुका है, उन्होंने बताया ख़ास तौर पर जो वाक़या पेश आया इसके ऊपर भी जो है वो मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है। आगे मज़ीद जो है वो तफ्तीश होगी, और तफ्तीश के बाद यकीनी तौर पर उम्मीद करते हैं कि सज़ा भी होगी। शाहिद रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद थे और तफसीलन आपने डाटा हमारे साथ शेयर किया। तो नाज़रीन, आज जो है वो आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ये अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया रायवंड के निजी क्वार्टर्स में 10 साल बच्चे के साथ जो ज़्यादती की गई, इसके ऊपर ये डॉल्फिन फोर्स का अच्छा कदम है, और उम्मीद करते हैं कि इस मुलज़िम को सज़ा भी मिलेगी। तो आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।